गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री टीचिंग सब्जेक्ट इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज मैं लेकर आई हूँ इतिहास में उपचारात्मक शिक्षण। अब तक हम लोग उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, इतिहास में निदानात्मक परीक्षण हम बिल्कुल कर चुके थे। अब आज हमारे सामने है इतिहास में उपचारात्मक परीक्षण। क्योंकि इतिहास भी एक विषय है तो निश्चित है कि इसमें बालकों को कुछ कठिनाइयाँ या समस्याएं होंगी और उनके निदान के लिए हमें क्या प्रयास किए जाने चाहिए। तो उपचारात्मक क्या विधियां हैं, शिक्षण किस प्रकार से बालकों के लिए किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसको दो भागों में बांटा गया है। पहले मंद बुद्धि बालकों के लिए और दूसरा प्रखर बुद्धि बालकों के लिए। अमूमन ये कहा जाता है कि प्रखर बुद्धि बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी उनमें कुछ अवगुण होते हैं, कुछ कभी अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं या कुछ ऐसी असामाजिक व्यवहार पनपने लगता है जिसको नियंत्रित करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। तो पहले हम प्रारंभ करेंगे मंदबुद्धि बालकों से। तो मंदबुद्धि बालकों के शिक्षण के लिए सबसे पहला जो प्रयास शिक्षक का होगा कि या तो वो उनको सब कक्षा में सबसे आगे बैठाए, जिससे क्या होगा कि उनका ध्यान शिक्षक की तरफ और विषय वस्तु के पर केंद्रित रहेगा और शिक्षक का ध्यान भी छात्रों के ऊपर रहेगा, जिससे कि जहाँ भी उन छात्रों को कोई समस्या आ रही है तो उसको समझकर उनका निदान वो तत्काल कर सके। पहली चीज तो ये। दूसरी बात कि सहायक सामग्री जितनी अधिक हो सके उतनी प्रभावी और आकर्षक सहायक सामग्री का उपयोग करें, जिससे कि बालक देखते ही सहज वातावरण में सहज स्वाभाविक रूप से वो विषय वस्तु को आसानी से समझे। तीसरी बात इसमें है कि कक्षा की अलग से व्यवस्था हो जिसमें अधिकतम छात्रों की संख्या 20 ही होनी चाहिए। अगर कक्षा में आगे बैठाने की प्रक्रिया के माध्यम से सफलता नहीं मिल रही है तो दूसरा प्रयास ये भी हो सकता है कि उनकी अलग से ही कक्षा लगाई जाए और जिसमें कि 20 से अधिक छात्रों की संख्या नहीं होनी चाहिए। फिर अभ्यास तथा प्रत्यास्मरण कार्य पर बल, यानी कि जो उसका पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर नवीन को जोड़ने पर अधिक बल दिया जाए। जो भी कार्य समझाया जा रहा है तो उसकी पूर्व में जिस चीज को जानता है उससे निरंतर रूप से संबंध स्थापित करते हुए उसको शिक्षण कार्य किया जाए। वहीं पे अभ्यास, यानी कि बालक को जितना अधिक अभ्यास के अवसर मिलेंगे उतना, करत करत अब जड़बुद्धि बुद्धि हुई सुजान की जो कहावत है वो यहाँ पर लागू होती है कि जितना अभ्यास करेगा तो उसकी जड़ बुद्धि भी क्रियाशील और प्रभावी बन सके। फिर लिखित कार्य को की जांच अनिवार्य है। बालक ने जो कुछ भी लिखित कार्य किया है उसकी जांच होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इसमें लिखित कार्य में जितनी भी, क्योंकि उसमें ही अधिकतर त्रुटियां होती हैं और जितनी भी त्रुटियां होती हैं उनके सुधार के लिए उसे बाकायदा एक कहना चाहिए कि सद्भावनापूर्ण उसको निर्देशन प्रदान किए जाने चाहिए। उसके बाद में विभिन्न कार्यों में सहयोग लिया जाए। बालक से भी विभिन्न कार्यों में सहयोग लिया जाए। जैसे कि शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा है, उसमें लग रहा है कि मैं गणित का कोई सवाल है तो तुरंत बालकों को यहाँ बोर्ड पर बुलाकर और उस सवाल को हल करने में बालक का सहयोग ले सकता है। कोई टीचिंग एड सहायक सामग्री को प्रदर्शित किया है तो उसमें उस बालक का सहयोग वो ले सकता है, जिससे कि बालक एक क्रियाशील बन सके और वहाँ पर जहाँ भी उसकी कुछ कठिनाइयों का अनुभव हो रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उससे संबंधित निर्देश उसको निरंतर रूप से उसको निर्देश दिए जाने चाहिए। फिर आवश्यकता अनुसार प्रोत्साहन, बालक ने जहाँ भी थोड़ा सा भी काम अच्छा किया है तो उसे तत्काल प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे कि वो और आगे कार्य करने के लिए खुद को मोटिवेट कर सके। उसके बाद में क्रियात्मक और प्रयोगात्मक कार्यों पर विशेष बल दिया जाए, क्योंकि बालक को बार बार जब किसी कार्य को करेगा, करके सीखने में जितने अनुभव प्राप्त होते हैं उतने सुनकर या देखकर सीखने में बालक को नहीं होते। इसीलिए क्रियात्मक और प्रयोगात्मक अधिक से अधिक कार्य दिए जाए, जैसे खेल विधि के माध्यम से या इस तरह की जो नाटक विधि, जिसमें बालक की भागीदारी हो सके, ऐसी विधियों का उपयोग करते हुए शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। फिर बाद में है मौखिक एवं लिखित प्रश्नों का अभ्यास अनिवार्य है। बालक को, क्योंकि उसकी मौखिक क्षमता का भी विकास होना और लिखित क्षमता का भी विकास होना, दोनों का होना बहुत अनिवार्य है। इसीलिए लिखित और मौखिक दोनों ही प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास उसको
निरंतर रूप से प्रदान किया जाना चाहिए और आवश्यक रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। और फिर बाद में प्रश्न व्यवहारिक समस्या मूलक हो, जिसमें कि बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए कर सके, ऐसे प्रश्न उसमें होने चाहिए जिससे कि समस्या समाधान का जो गुण है उसमें विकसित हो सके। प्रखर बुद्धि बालकों के लिए चूंकि ये स्वयं अपने आप में प्रतिभाशाली प्रखर बुद्धि है, तो उनके लिए एक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार से किया जाता है, तो पहले अध्ययन हेतु तो विशिष्ट सामग्री प्रदान की जाए और इस तरह अनुकूल पर्याप्त ज्ञान को प्रदान किया जाए। यानी कि बालकों को अध्ययन के लिए अतिरिक्त विषय सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि जो सामान्य है, जो रूटीन में है, उसके प्रति बालक की रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि उसको पता है कि वो चीज़ तो मुझे आती है, उसको उससे अतिरिक्त तो कुछ चाहिए होता है। इसीलिए उसको विशिष्ट सामग्री प्रदान की जाए और उतनी पर्याप्त, जितना कि वो सहजता से समझ सके, उतनी पर्याप्त सामग्री उसको प्रदान की जानी चाहिए। जितना, जैसे कि पर्याप्त से मतलब कि हाँ, जितने समय उसको व्यस्त रखना है उतनी पर्याप्त सामग्री उसे प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि जितना व्यस्त रहेगा उतना उसकी शरारती या अनुशासनहीनता की प्रवृत्तियों के प्रति उसका ध्यान नहीं जाएगा। फिर बाद में प्रभावी शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाए कि जितनी अधिक इस तरह की शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाए जिससे कि बालक को पढ़ने में रुचि आए और उसमें एक चुनौतियां उसके सामने उत्पन्न हो सके। ऐसी शिक्षण विधियों का उपयोग करते हुए उनका शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। फिर जटिल समस्याएं रखी जानी चाहिए कि बालकों के सामने इन शिक्षण विधियों के अतिरिक्त भी कुछ जटिल समस्याएं जिनके माध्यम से कोई चुनौतियां तो सामने आए और उनका समाधान बालक ढूंढ सके, ऐसी समस्याएं बालक के सामने रखी जानी चाहिए। फिर मंदबुद्धि छात्रों की सहायता के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि उनको एक सहानुभूतिपूर्ण, यदि मंदबुद्धि बालकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा तो वो बालक की प्रगति करेंगे। तो ऐसे में प्रखर बुद्धि बालक उनकी सहायता कर सकते हैं, इसलिए उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि आप उनको किस प्रकार से सहायता कर सकते हो, इसका उनको बताया जा सकता है। फिर उसमें व्यस्त रखा जा सकता है। फिर उचित समस्या एवं परामर्श, बालकों के सामने उचित, उनको बस सम्मान और परामर्श, इन बालकों में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उनको उचित सम्मान समय समय पर प्राप्त होता रहना चाहिए। अगर उनको उचित सम्मान नहीं मिलता है तो वे बालक निश्चित है कि अवगुणों की तरफ अधिक प्रवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए उस चीज़ को रोकने के लिए अनिवार्य है कि बालकों को समय समय पर उचित सम्मान दिया जाए और आवश्यकता के अनुसार उन्हें परामर्श भी दिया जाता रहना चाहिए। फिर गृह कार्य तुलनात्मक दृष्टि से अधिक हो, यानी कि मंद बुद्धि बालकों से अधिक गृह कार्य उनको प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे कि वे अपने समय को अच्छे से उपयोग कर सकें और अभिरुचियों को प्रोत्साहन, बालक में जिस भी प्रकार की अभिरुचियाँ हैं उनको प्रोत्साहित करते हुए और उनमें कार्य करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस प्रकार से इतिहास शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से बालकों के विकास में सहयोग प्रदान किया जा सकता है। तो इस आधार पर आशा करती हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। तो आपको एक प्रश्न करना है कि इतिहास शिक्षण में अध्यापक उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किस प्रकार से करेगा, समझाइए। धन्यवाद।